कल जब मुस्लिम उम्मा सुन्नत इब्राहिमी अदा कर रही थी तो एक शख्स स्टॉकहोम स्वीडन में मस्जिद के बाहर खड़ा होकर कुरान की बेहरमती कर रहा था। अगर मैं ये कहूं कि उसने कुरान को बर्न किया और उसके अलावा उसने कुरान को डिसेग्रीगेट भी किया तो शायद मैं स्टिल आई एम अंडरमाइनिंग द होल एपिसोड। बंदे का नाम और बंदा किस नेशनलिटी से था, बंदे का नाम सलमान था और वो एक इराकी इमिग्रेंट था जो स्वीडन में काफ़ी अरसे से रहाइश पजीर है। आयरनी इस सारी चीज़ों की देखें कि उसने स्वीडन के पुलिस स्टेशन में जाके इस चीज़ की इजाज़त हासिल की कि मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ एक्शन एंजॉय करना चाहता हूं, तो मुझे इस बात की इजाज़त दी जाए कि मैं कुरान पाक को मस्जिद के सामने बर्न करूं। पुलिस ने भी उसकी इजाज़त दे दी और कोर्ट ने भी इस बात की इजाज़त दे दी कि आप अपनी एक्शंस की फ्रीडम को और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एंजॉय कर सकते हैं बाय डूइंग दिस काइंड ऑफ हीनस एक्ट। मैं समझता हूं कि ये एक हाईली कंडेमेबल बात है और पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए मैं समझता हूं कि ये बात सोचने के लिए है, एक लम्हा फिक्रिया है कि जहां पे हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्शन की बात करते हैं, तो मुसलमानों के जो जज्बात हैं उसके साथ खेलना और पूरी एक कम्युनिटी के खिलाफ इस किस्म के एक्शंस को सपोर्ट करना, ये कहां और किस कानून के तहत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ एक्शन में आता है? क्या हमें UNDHR यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 18 और आर्टिकल 19 को पढ़ने की जरूरत नहीं है? वहां पे इस हवाले से क्या कहा जाता है? दुनिया क्यों उस पे इस हवाले से खामोश है? इस हवाले से मैं ये कहना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन उल्फ क्रिस्टन की जो स्टेटमेंट आई है वो हाईली कंडेमेबल है, जिसमें वो ये कह रहा है कि एक्शन तो लीगल है लेकिन अप्रोप्रिएट नहीं है। मैं समझता हूं कि इसको एक लीगल एक्शन करार देना itself is an insult to the entire Muslim ummah and the entire world. आमतौर पर हम ये समझते हैं कि स्वीडन और डेनमार्क और नॉर्वे और स्टॉकहोम और ये सारे इलाके यानी पूरा का पूरा स्कैंडिनेविया ये बड़ी एक तरह से पीस लविंग प्लेस है, लेकिन मुसलमानों के हवाले से वहां पे जो सूरत हाल है, मैं थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूं इसके कि मुसलमानों के हवाले से वहां पे कितनी बुरी सूरत हाल है। आपको याद होगा कि ये डेनमार्क ही था जहां पे ये डेनिश कार्टून पब्लिश होते हैं आज से कोई ऑलमोस्ट 25 साल पहले, और फिर उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर आप देखें कि इस डेनिश कार्टून्स के हवाले से वावेला होता है और चार्ली एब्डो फ्रांस का जो न्यूज़पेपर है और दुनिया के और ममालिक में भी ये सारी चीजें जिसे आप कह सकते हैं फिर प्ले अप की जाती हैं और मुसलमान उस पर थोड़ा बहुत जैसे आप कह सकते हैं कि कोई रिएक्शन तो शो करता है, लेकिन एक सिस्टमैटिक रिएक्शन, एक ऑर्गेनाइज फैशन के अंदर इस हवाले से रिएक्शन जिससे ये इस किस्म के वाकयात फ्यूचर में ना हो सके, ये टोटली नापैद है अनफॉर्चुनेट। मुसलमानों के लिए स्कैंडिनेविया इंक्लूडिंग स्वीडन कोई बहुत ज्यादा सेफ प्लेस नहीं है। 2013 के वाकयात में अगर आपको बताऊं तो 2013 में चार्ली एब्डो के वाकयात के बाद 300% इंक्रीज एंटी मुस्लिम हेट क्राइम्स जिसे आप कह सकते हैं वो इंक्रीज हुए हैं, जो कि मैं समझता हूं हम सब के लिए बड़ा अलार्मिंग होना चाहिए। 2017 एक तरह से बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा जहां पे गुटेनबर्ग में और उपसाला में एक मार्क्स को कंप्लीटली बॉम्ब से उड़ा दिया गया और जिसे आप कह सकते हैं कि बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा कि पूरी दुनिया ने इसको न सिर्फ कवर किया बल्कि मुस्लिम उम्मा ने इस पे को बहुत क्लियर रिएक्शन एक सूरत में नहीं दिया, जिससे आपको नजर आ सकता है कि दो इंपॉर्टेंट इवेंट जो 2017 में गुटेनबर्ग और उपसाला में हुए हैं वो एक तरह से इन सारे आगे आने वाले सारे वाकयात के लिए स्टेपिंग स्टोन बन रहे हैं। और यही वो टाइम था जहां पे स्वीडन के अंदर आपको नजर आता है कि जो भी रिलीजियस रिचुअल्स हैं मुसलमानों के उनको पब्लिक प्लेसेस पे परफॉर्म करने के हवाले से एक तरह से रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की गई, इन चीजों को बैन कर दिया गया। फिर 2018 तो मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों को याद होगा जब एशम होम में मास्क को बर्न कर दिया गया, और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो 2018 ही था जब स्वीडन के अंदर अजान पे पाबंदी लगा दी गई कि आप किसी भी मस्जिद से लाउड स्पीकर से अजान नहीं आएगी।
तो मैं ये समझता हूं कि इन पाबंदियों को अगर आप देखें और ये सारा जो मैं आपको ट्रैजेक्टरी ऑफ इवेंट्स बता रहा हूं, इन सब को अगर आप देखें तो स्वीडन हो गया और इसके अलावा बाकी भी जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं वो बड़ी देर से अनफॉर्चुनेटली इस्लामोफोबिक होती जा रही हैं। अब हमारे लिए क्वेश्चन रेज होता है कि इसका सोल्यूशन क्या है? हम कब तक ये सारी चीजें इस तरह से सुनते बर्दाश्त करते रहेंगे? क्या हम मुसलमान इस रिएक्शनरी मोड से भी कभी बाहर निकलेंगे कि ओके वाकया हो जाएगा, वाकया होने के बाद मुख्तलिफ ममालिक के जो लीडर्स हैं वो इसको कंडेम करेंगे, OIC की तरफ से एक स्टेटमेंट आ जाएगी, फौरी तौर पर एक मीटिंग कॉल करने की कॉल आ जाएगी और इसके अलावा मीडिया में भी थोड़ी देर के लिए एक इर्तियाज सा पैदा होगा। क्या हम किसी एक इवेंट को जो होता है तो उसके बाद उस पर कुछ स्टडी करते हैं, उस वाकयात के बाद पे फर्दर उस पर किस किस्म के वाकयात मजीद होने के इम्कानात हो सकते हैं और उन इम्कानात को बचाने के लिए हमारे पास क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या इस पे कभी हम गौर करते हैं? मेरे ख्याल के मुताबिक हमारे लिए सबसे बड़ा जो आज प्रॉब्लमेटिक चीज मैं समझता हूं निकल के आ रही है सामने कि हमेशा मुसलमान 57 मुस्लिम कंट्रीज सारे के सारे हमेशा रिएक्शनरी मोड में रहते हैं। वो फाइटिंग के लिए तो जाते हैं, लेकिन इस हवाले से क्या कोई ऐसे कंसर्टेड एफर्ट्स जो इस किस्म की चीजों को फ्यूचर में मिटिगेट कर सकें या कंप्लीटली कंट्रोल कर सकें, इस हवाले से मैं समझता हूं कि हम बिल्कुल सोचने पे तैयार नहीं है और मुस्लिम उम्मा पूरी की पूरी इस हवाले से सो रही है। आप देखें कि OIC इस हवाले से एक जीती जागती लाश के अलावा मैं समझता हूं कि कुछ भी रोल प्ले नहीं कर रही। 57 मुस्लिम कंट्रीज की आपकी एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी और उसके हवाले से सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शनरी स्टेटमेंट दे जाना बगैर किसी पॉलिसी के फ्यूचर में इन चीजों को कैसे टैकल किया जाएगा, फ्यूचर इसके हवाले से हमारा क्या होना चाहिए, अगले 10 साल में हमने किस किस्म के स्टेप्स लेने हैं ताकि पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वो ये महसूस कर सके कि जहां जहां वेस्ट के अंदर इस काम हो रहे हैं वो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम नहीं हो पाएंगे। मैं समझता हूं कि किसी भी किस्म की स्ट्रेटेजी इन सारे सिचुएशन में फ्रॉम दी OIC प्लेटफॉर्म या इस किस्म की और जो अरब वर्ल्ड लीग है या मुस्लिम वर्ल्ड लीग है, इस हवाले से किसी भी किस्म की कोई स्ट्रेटेजी आज तक सामने नहीं आ पाई। हम इस बात को हमेशा खुशियां मनाते हुए महसूस करते हैं कि मार्च 15 को इस्लामोफोबिया डे मनाने का ऐलान कर दिया गया है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, लेकिन उसके असरात क्या हैं? क्या उसके हवाले से हमने वो कानून ऐसे वजह करने की कोशिश की है कि जहां कहीं भी इस किस्म की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात होगी तो हम उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से निकाल के उसको हेट स्पीच में ले जाएंगे, उनको हेट क्राइम्स में ले जाएंगे और पूरी दुनिया के लिए इन क्राइम्स को खत्म करने के लिए और इनके लिए सजाएं मुतय्यन करने के लिए हम UN के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करेंगे? आज तक अनफॉर्चुनेटली मेरी नजर से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या कोई ऐसी मूवमेंट अनफॉर्चुनेटली नजर नहीं आई। तो मैं ये समझता हूं कि 57 मुस्लिम कंट्रीज और तमाम जो हमारे पास 2 अरब मुस्लिम आउट ऑफ 7 अरब पीपल दैट आर देयर इन दिस वर्ल्ड, उसमें से 2 अरब मुसलमान हैं, 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, बट स्टिल यू सी कि इस किस्म के वाकयात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कुरान को बर्न करना, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ब्लास्फेमी हो गई, या इसके अलावा जितनी भी ऐसी कोई चीजें हैं वो बड़े तवातर के साथ चल रही हैं और हम सिर्फ एक रिएक्शन देने के अलावा, स्टेटमेंट्स इशू करने के अलावा इस हवाले से अनफॉर्चुनेटली कोई ज्यादा काम नहीं कर रहे। जबकि वहां के प्राइम मिनिस्टर्स हो गए या वहां का जो मीडिया हो गया, वहां की कोर्ट्स हो गई और वहां के जो इदारे हो गए, वो इस चीज को जिसे आप कह सकते हैं कोई मसला ही तस्वर नहीं कर सकते। For them, of course, Islamophobia is very normal. और events like these are something very normal. मैं अक्सर औकात आजकल ये बात कह रहा हूं कि हम इस्लामोफोबिया की, जिसे आप कह सकते हैं डेवलपमेंट की वेस्ट के अंदर, वो एक नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच गए हैं जिसको हम न्यू इस्लामोफोबिया कह रहे हैं कि अब वेस्ट के अंदर एक सोशल ऑर्डर इस्लामोफोबिया का डेवलप हो चुका है, सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चरल ऑर्डर डेवलप हो चुका है जिसके अंदर इस किस्म के तमाम इस्लामोफोबिक इवेंट्स लीगल और नॉर्मल कंसीडर होंगे। इसको ब्रेक करने के लिए हमारे पास क्या स्ट्रेटेजी है, इसको ब्रेक करने के लिए हम किस तरीके से हमें प्लान करने की जरूरत है, मैं समझता हूं ये हमारे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन आज के दिन होना चाहिए।